कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपले हात वारंवार साबणाने धुवा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, घरीच थांबून लॉकडाऊनचे पालन करा. आपल्यासाठी, आपल्या कुटुंबीय व गावकऱ्यांच्या जीवन रक्षणासाठी शासन प्रशासनाच्या निर्देशाचे पालन करा, अशी तमाम नागरिकांना सत्य न्यूज यूट्यूब चॅनलच्या वतीने विनंती. संपादक निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज. मध्य प्रदेश मानव अधिकार स्टेट प्रेसिडेंट महेश चौबे आणि ज्यांनी हजारो विस्थापित कुटुंबियांना न्याय मिळवून दिला त्या नर्मदा बचाव आंदोलनच्या मेधाताई पाटकर यांनी लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येवर सरकारचे आदेश व अंमलबजावणीमध्ये असणारी तफावत, तसेच मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र येथील राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव इत्यादी विषयांवर मीडिया प्रतिनिधीशी बोलताना टाकलेला प्रकाशझोत. ऐकूया त्यांच्या शब्दात बिजासनहून मीडिया प्रतिनिधी निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज. मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या सीमेवर म्हणजे बिजासन इथे उभं आहोत. दोघं स्टेटची सीमा आहे आणि या व्यक्ती आपल्या सोबत आहेत. त्यांचा परिचय देण्याची काही आवश्यकता नाही, कारण की एक विस्थापितांसाठी आणि यांच्यासाठी नेहमीच एक लढवय्या व्यक्तिमत्व राहिलेल्या ताईसाहेब मेधा पाटकरजी या ठिकाणी कालपासून इथे आहेत. ताईसाहेब नमस्कार. आपण या ठिकाणी कालपासून आहात, तर काय म्हणायचं आहे आपल्याला मीडियाद्वारे या शासनाला? खरं तर ह्या ज्या आंतरराज्य स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न आहे, जो अनेक वर्षांपासून लढतोय. ऊस कापणी मजुरांचा 1988 मध्ये लढला आणि महाराष्ट्रातल्या मजुरांनाही गुजरातमधल्या मजुरांना 33 कोटी रुपये द्यायला गुजरात हायकोर्टला भाग पाडलं. हा प्रश्न आंतरराज्य मजदूर स्थलांतरित मजदूर कायदा जो आहे त्याच्या खाली असं म्हटलेलं असताना की प्रत्येक ठिकाणी श्रमायुक्तांच्या कार्यालयामध्ये अशा सगळ्या श्रमिकांची नोंद असली पाहिजे. कुठलाही ठेकेदार किंवा एम्प्लॉयर जर त्यांना कामाला ठेवत असेल त्याची नोंद असते. कुठल्याही राज्यामध्ये तशी नोंद नाही. त्यामुळे आम्हाला चित्र असं दिसतंय की महाराष्ट्रात कल्याणला, भिवंडीला असो की गुजरातमध्ये सौराष्ट्रात असो की अहमदाबाद जिल्ह्यातल्या धोलेरा, धंधुका, धोलका तालुक्यांमध्ये असो, जिथे जिथे मध्य प्रदेशचे किंवा महाराष्ट्राचे मजदूर पडलेले आहेत त्या सगळ्यांची सूची आणि डेटा हा सरकारकडे उपलब्ध नाही. आणि त्यामुळे या लॉकडाऊनमुळे जो परिणाम झालेला आहे की त्यांना तिथे संपूर्ण खाणं पिणं तर मिळत नाहीच. कितीही सरकारने करण्याचा प्रयत्न केला, आमच्यासारख्या संघटना, मोठ्या संस्था यांनी सगळ्यांनी केला, तरीसुद्धा ते वंचितच राहिलेले आहेत. आणि त्यांचं जे नातं असतं मालकांशी ते असं असतं की त्यांना सन्मानाने वागवून त्यांच्या सगळ्या मूलभूत गरजापूर्तींचं कंत्राट हे मालिक किंवा कंत्राटदार घेत नाही. अशा परिस्थितीत ते चालत इथे आले. 6 ते 7 दिवस चालून आलेले आहेत. कुणी आपल्या आपल्या खर्चाने गाडी करून इथे आलेले आहेत, कुणी सायकली विकत घेतल्या आणि त्यातून आले आहेत, कुणी मोटरसायकलीवरून आलेले आहेत, पण ते इथे अडकले जात आहेत. आता महाराष्ट्रामध्ये त्यांना ठिकठिकाणी टेस्ट करून वगैरे पाठवलं असतं तर तो प्रश्न निकालात निघाला असता. इथे सुद्धा त्यांना टेस्ट करून प्राथमिक पुढे पाठवणं आवश्यक आहे. पण इथे त्यांना ई पास काढणं मजुरांना शक्य नाही. त्यामुळे ई पासवाले जे जात आहेत ते धनिक लोक आपल्या 4 व्हीलर्समधून, आपल्या काय ते टोयोटो आणि बोलेरोमधून जात आहेत. आणि ह्यांना आत्ता पैदल चालल्याशिवाय दुसरं गत्यंतर नाही. त्यांचे पाय सुजलेले आहेत, त्यांचे छाले पडलेले आहेत. काल इथे ड्रेसर होते, रात्रभर ते त्यांना हे करत होते मदत. तेव्हा आमचं म्हणणं असं आहे की मध्य प्रदेश सरकारने 3 याबाबत GR आदेश काढले. 26 एप्रिलला काढले, खूप उशिरा काढले. 40 दिवस पोलीस हे सगळं सांभाळतायत, डॉक्टर्स सांभाळतायत. तेव्हा आधीच सगळा निर्णय व्हायला पाहिजे होता. प्लॅनिंगला 1 दिवस पुरे होता आणि आंतरराज्य समन्वय व्हायला हवा होता. तो झालेला मुळीच दिसत नाहीये. आजही महाराष्ट्रातून आलेल्या मजुरांना इथे आल्यानंतर ते महाराष्ट्राचे की मध्य प्रदेशचे हे कळत नाहीये की ते उत्तर प्रदेशचे जिथे त्यांना पोचायचंय. त्यामुळे इथे पास द्यायला पाहिजे. इथून आता गाड्या भरसक जात आहेत, त्यातल्या अनेक खाली आहेत, त्या उत्तर प्रदेश किंवा राजस्थानपर्यंत जात आहेत. त्याच्यामधून यांची रवानगी केली पाहिजे. यांना चालू देण्यामुळे काही सुरक्षा वाढणार नाही आहे कोरोनाच्या विरोधाची, उलट असुरक्षा वाढणार आहे, हे आमचं साफ म्हणणं आहे. आणि याच्यासाठी निर्णय तत्काळ घ्यायला पाहिजे. गुजरातमध्ये शेतावरती आपल्या महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातले, मध्य प्रदेशातल्या अलीराजपूर आणि बडवानी जिल्ह्यातले आमचे आदिवासी मजूर पडलेले आहेत आणि लहान लहान मुलाबाळांचं, बहिणींचं.
आणि ते शेतकरी त्यांना आधी खायलाही देत नव्हते. एखाद पाकिट सरकारच्या मामलतदारांनी आणून दिलं. आता त्यांनी थोडं अनाज वगैरे दिलंय. आम्ही प्रत्येक शेतकऱ्याशी मजुरांशी संपर्क ठेवून सगळ्या अधिकाऱ्यांशी पण केल्यानंतर पण आता प्रश्न असा निर्माण झाला की 2-3 हजार गुजरातच्या आदिवासींना अलीराजपूरच्या बॉर्डरपर्यंत आणल्यानंतर आता गुजरातनी आपली मुफ्त वाहन सेवा बंद केली आणि त्यामुळे तिथे जे वाहन ठेकेदार आहेत ते 150 पासून सुरू करून आता 1500 रुपये प्रति व्यक्ती भाडं मागतायत. म्हणजे त्यांच्याकडे मजुरी उरलेली नाहीये. त्यांनी मजुरी तेल मिरचीसाठी खर्च केली, जरी गहू तांदूळ मिळाले तरी. अशा परिस्थितीत त्यांनी आणखीन 20,000 रुपये खर्च करून 25चा ग्रुप 35चा ग्रुप अशाने इथे येणं म्हणजे त्यांना संपूर्ण त्यांचं आयुष्य संपवणं आहे. आणि म्हणून तिथेही व्यवस्था झाली पाहिजे की गुजरातनी सीमारेषापर्यंत सोडलं पाहिजे मोफत आणि तिथून मोफत मध्य प्रदेश सरकारने उठवलं पाहिजे. इथेही महाराष्ट्राने यांना वाहनातून इथे पाठवायला पाहिजे होतं. त्यांची टेस्ट आणि जे काही करायचं ते तिथेच करायला पाहिजे होतं आणि इथून पुढे मध्य प्रदेशने त्यांना उचलून बॉर्डरपर्यंत सोडायला पाहिजे. आणि उत्तर प्रदेश असं अचानक जशा कृषी मंडी सगळ्या सील अचानक करून टाकल्या म्हणजे फळ सब्जी सगळं सडून गेलं निमाड सारख्या समृद्ध प्रदेशातलं. गरिबांच्या तोंडातही नाही गेलं आणि शेतकऱ्याचा लाभही चुकला. असं अचानक सील करणं आणि मध्ये उघडणं हे फार ही धोक्याची गोष्ट आहे आणि ही मजुरांच्या बरोबरच्या अन्यायकारक पद्धतीची एक हे आहे म्हणजे नमुना आहे. आम्हाला वाटतं की याचा निर्णय लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. नाही तर सगळ्या सामाजिक संघटनांना एकत्र येऊन काहीतरी सत्याग्रहाचं रूप उचलावंच लागेल. अगदी नियम पाळून सुद्धा आम्ही ते करू शकतो असा आम्हाला विश्वास आहे. पण आज ती वेळ आलेली नाही. आम्ही अजूनही सरकारला मदत करायला तयार आहोत. आता प्रदीप भाऊ आणि सरकारचे काही कर्मचारी यांनी मिळून सगळ्या लिस्ट तयार केल्या. त्यांना यूपीला लिस्ट पाठवायच्या आहेत असं एकीकडे म्हणतायत आणि दुसरीकडे यूपीने बॉर्डर सील करण्याचा निर्णय घेऊन टाकलाय असंही म्हणतायत. आणि जे आदेश आहेत त्या आदेशांमध्ये स्पष्टता नाही, त्रुटी आहेत, विरोधाभास आहेत आणि थोडा भ्रम पण आहे. आणि त्यामुळे आंतरराज्य स्थलांतरित मजुरांच्यावरती खूप मोठा अन्याय होतोय. आता मी ऐकलं की काँग्रेसनी एक कंट्रोल रूम काढलेली आहे याच्याबद्दल. राजीव सातव त्याचं काम पाहतायत. बघतो आम्ही त्यांनाही सांगतो की तुम्ही काहीतरी करा. पण विरोधी पक्ष म्हणून पण आवाज उठत नाही आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकही पुढे दिसत नाहीयेत. कुठेतरी राहत देणं एक गोष्ट आहे पण राहत म्हणजे रिलीफच्या पुढे रिहॅबिलिटेशन पुनर्वसन आणि ते त्यांचं होणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी भरपूर फंड्स आहेत. PM केअर्स फंड पण हू केअर्स अशी स्थिती असल्यामुळे तो हजारो कोटींचा झाला असणार. त्याचं अजून पब्लिक डोमेनमध्ये खर्चाचं तपशील पण आलेला नाही आहे. पण तो वापरला जातोय की नाही हा प्रश्न आहे. डिझास्टर मॅनेजमेंट आपदा प्रबंधन फंड आहे. श्रमिकांसाठी वेगवेगळे फंड्स आहेत, वेलफेअर फंड्स आहेत. पण ते वापरले जात आहेत की नाही काहीही निश्चिती दिसत नाही. धन्यवाद. या ठिकाणी ताई साहेबांनी सर्व माहिती दिली की समन्वयाच्या कुठेतरी अजून उपाययोजना केली जाऊ शकते आणि आंतरराज्यीय स्तरावर जे दोन्ही साईडच्या म्हणजे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचे गव्हर्नमेंट यांनी समन्वय साधून हे जे स्थलांतरित मजूर यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावं आणि पायी जाणं किती धोक्याचे त्यापेक्षा त्यांना सुरक्षित आपल्या घरापर्यंत पोहोचवता येईल असे सर्व प्रश्न कुठल्याही प्रकारचं या ठिकाणी राजकारण वगैरे न करता अजूनही संघटनेची भूमिका ही शासनाच्या आणि त्याला मदतीची भूमिका आहे हे विस्तृत माहिती दिली. तर ताई साहेबांचं धन्यवाद. नाही या ठिकाणी ताई साहेबांनी हा इशारा दिला आहे की हा समन्वयानं हा प्रश्न सुटायला पाहिजे. पण जर सुटला नाही तर सर्व संघटनांनी एकत्र घेऊन सत्याग्रह सर्व नियमाचं पालन करून सत्याग्रह इथे ते करतील असा इशारा त्यांनी मीडियाद्वारे दिलेला आहे. मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बिजासन मंदिर के समीप है और यहाँ हमारे साथ है मध्य प्रदेश के ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट महेश जी चौबे जी नमस्कार. यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि कई दिनों से पैदल यात्री और जो साइकिल पर जो माइग्रेंट्स लेबर है जिसे हम माइग्रेंट्स लेबर कहते हैं कि बड़ी तादाद में जैसे 130 करोड़ के इस देश में कम से कम 5 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए महानगरों की तरफ गए हैं. तो अभी भी वो आ रहे हैं जैसे कि सामने सीन देख पाएंगे आप कि हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं. तो इस विषय में जहाँ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के महेश जी चौबे हैं, मेधाजी पाटकर आए हुए हैं
तो सभी सवाल हम यहाँ लेकर आए हैं कि इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आ रहे स्टेटमेंट और उसमें आदेश और पालन के बीच में जो विरोधाभास एक महसूस हो रहा है या फिर कहीं थोड़ी कमी दिखाई दे रही है इम्प्लीमेंटेशन की, उसके चलते हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो महेश जी, आप यहाँ पर आए हैं तो मतलब क्या आपकी योजना है यहाँ पर? देखिए, हम लोग यहाँ कल 11 बजे आए थे। पूरा दिन हम लोग यहाँ पर रहे, पूरी रात दीदी मेघा पाटकर जी और हम सोए नहीं हैं। पूरी एक्टिविटीज़ को हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, और अभी भी हम बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 दिन से हमने बॉर्डर्स पे सारी एक्टिविटीज़ को देखा है। हमें जो बेसिक कमियां नज़र आई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी हो, ये चेक पोस्ट एक बॉर्डर है 2 राज्यों का। यहाँ पर सबसे पहले 2 कंट्रोल रूम की स्थापना होनी चाहिए थी, जिसमें एक कंट्रोल रूम काम करता टेस्टिंग का, एक कंट्रोल रूम काम करता इनको टेम्पररी पास के लिए, चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट पास देते, चाहे तो वो रोड पास देते। अब ट्रांसपोर्ट पास और रोड पास में अंतर क्या है कि बहुत से माइग्रेट लेबर जो है वो अपने पैसे से टेम्पो या रिक्शा या ऐसी कोई वाहन करके आए हैं जिससे वो अपने घर जाना चाहते हैं, जिसको यहाँ पर रोक दिया गया है कि भाई आपके पास में ई पास नहीं है। रोड पास मीन्स जो साइकिल वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं या जो कुछ ऐसे साधन से जाना चाहते हैं वो रोड पास के माध्यम से भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है कि माइग्रेट लेबर को वो राहत दे सके करके। और ये बहुत बड़ा एक हमारे में फेलियर हम इसको कहेंगे कि गवर्नमेंट ने माइग्रेट लेबर के लिए इतना सीरियसनेस क्यों नहीं लिया। आज कोरोना को पहले से ही कहा गया कि माइग्रेट लेबर को रोक दो वहीं पे, नहीं तो कोरोना फैलेगा, जबकि पूरे विश्व को मालूम है कि कोरोना भारत में नहीं था, विदेशों से आया हुआ है। लेकिन जब ये कोरोना आ गया और उसको 1 या 2 महीने तक गवर्नमेंट ने इतना सीरियस नहीं लिया, जिसका आज नुकसान माइग्रेट लेबर उठा रही है। क्योंकि हमने 2 दिन से ये देखा है कि जितनी वीआईपी गाड़ी है, 4 व्हीलर ब्रांडेड गाड़ियां है, उसमें डीएम कलेक्टर की पासेस लगी हुई है, उसमें 4-4 लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन माइग्रेट लेबर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको अगर कलेक्टर पास जारी कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी एक कलेक्टर लेवल का अधिकारी, एसडीएम लेवल का अधिकारी क्यों नहीं बैठ के इनको पास दिया जा रहा है? बहुत बड़ी बात नहीं है ये भाई। आपके 2 एमबीबीएस डॉक्टरों को यहाँ बिठाइए, इनकी सिंपल जो टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग कीजिए, टेम्परेचर टेस्ट कीजिए, सिम्टम टेस्ट कीजिए। अगर जो भी लेबर अगर तंदुरुस्त है, जो किसी तरह से उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायरेक्ट पास जारी करके आप क्यों उनके घर नहीं पहुंचाया जा रहा है उनको? आज बहुत बड़ी समस्या हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि 14 दिनों तक वो जो लक्षण है वो नहीं आता, मतलब सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये बात तो होगी कि महानगरों का कोरोना अपने गांव-गांव तक पहुंचा देना, और इन्हें एक हिदायत दी थी कि आप जहां हैं वहीं बने रहिए, आपके लिए सरकार राशन वगैरह आपको जगह पर मुहैया करेंगी। तो फिर ये लोग क्यों चलकर इतनी दूर आप आ गए? आपका बहुत जिम्मेदाराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूँ आपको कि जिन लोगों ने ये कहा है कि हमने लेबर को सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी है लेकिन लेबर रह नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमारे पास में कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे एविडेंस है कि लोगों को वहाँ ना सैलरी दी गई है, उनके मकान मालिकों ने उनको किराए का दबाव डाला है, मकान से बाहर उनको सामान फेंक दिया है, मकान से बाहर निकाल दिया है, और खाने के लिए 2-2, 3-3 दिन उन लोगों ने इंतजार किया है। जब खाना उनको नहीं मिला और भूख उनसे सहन नहीं हो गई तो वो उन लोगों ने पैदल ही चल के अपने घर जाने का सोचा। ये कल की घटना प्रेस में देख सकते हैं। बुरहानपुर में एक महिला 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को कंधे पे डालकर वो 100 किलोमीटर पैदल चल के रोड पे निकली हुई है, क्योंकि उसके पास में कोई खाने का साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेबरों को व्यवस्थाएं नहीं दी गई है, इसलिए वो पैदल चलने को मजबूर है। महेश जी, एक और बात है, आप ह्यूमन राइट्स को बिलोंग करते हैं, मानवता के दृष्टिकोण से इन लोगों ने अपने घर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन घर जाने के बाद ये लोग होम क्वारंटाइन रह पाएंगे या फिर मानवता के दृष्टिकोण से जो लोग घरों में बैठे उन तक तो संक्रमण पहुंचाया नहीं जाएगा? इस बात के लिए आपके दिमाग में, मतलब आपके पास क्या ये है कि ये अपने प्रदेश जाकर अपने घरों में ही बैठे रहेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जिस राज्य से ये अपने घर जा रहे हैं वहाँ के राज्य की सरकार का ये दायित्व और ये ड्यूटी बनती है कि उनके बॉर्डर्स के पहले ही उनको क्वारंटाइन किया जाए, 13 दिन तक वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाए, वहाँ पर उनको रखा जाए, और जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए उनको उनकी गाड़ी से उनकी तहसील उसके गाँव तक पहुँचाया जाए। ये ड्यूटीज गवर्नमेंट की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि ताई यहाँ पर मेधा ताई जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी रहे हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि
इन आने वाले दिनों में अगर इनकी समस्या हल नहीं होती है लेबर की या माइग्रेंट लेबर की, तो धरना या अनशन इस तरीके का कोई ये वो करने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसा किसी भी संगठन ने घोषणा नहीं करी है, लेकिन पहला लॉकडाउन भारत के समस्त 130 करोड़ लोगों ने सरकार का साथ दिया है और एकता का परिचय देते हुए उस लॉकडाउन को समर्थन करा है। द्वितीय चरण के लॉकडाउन को भी भारत की समस्त जनता ने समर्थन करा है, लेकिन अब चूंकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, राज्य सरकार की बनती है कि वो लोगों की परेशानियों को समझे, और अगर अब सरकार जागरूक नहीं होती है तो भारत के समस्त सोशलाइज संगठन जितने भी है इनकी परेशानी को देखते हुए सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि आप जल्द से जल्द इनकी परेशानियों को समाधान करें, नहीं तो फिर अब सामाजिक संगठन जो है वो आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद महेश जी, आपने विस्तृत जानकारी दी और मानवता के दृष्टिकोण से ये जो माइग्रेंट लेबर है इनकी समस्या को मीडिया के सामने रखा, और आशा करते हैं दोनों राज्य की सरकारों से कि वो बहुत जल्द अपने लेवल पर कोई इसका हल निकाल पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपको धन्यवाद। तो कितने दिन लगे यहाँ बिजासन बॉर्डर पहुँचने में? हाँ, वो 14 दिन से 14 दिन से यहाँ पर आए थे। तो आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, आप अपने जगह पे बने रहिए, तो आप वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला सर, इसके लिए तो हम लोग भागे वहाँ से। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बंद कर दिया। उसके बाद में आप कहीं भी जाओ। अच्छा, कोई सेवाभावी संगठन वगैरह या संस्था नहीं, वगैरह? हमारे तक तो कोई सुविधा नहीं मिला। बॉम्बे में कौन से एरिया में रुके थे? गोरेगांव में। गोरेगांव के अंदर। तो ये कितने लोग हैं आप ऐसे माइग्रेंट्स जो अभी यूपी जा रहे हैं? अभी हम लोग साथ में 45 हैं। 45 लोग हैं। तो ये पूछना है कि यूपी में कौन सा गाँव आपका? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। तो रास्ते में फिर आप इतनी दूर चल के आए, तो इतने में आप घर पे रुक सकते थे जो भी आपके पास जमा पूंजी होगी? कुछ भी नहीं था सर, क्या रुकेंगे। अच्छा, तो हम लोग उम्मीद से निकले, ऐसा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, गलती जो भी मतलब गाड़ी वालों से बैठ के तो यहाँ तक आए, कुछ पैदल चले, कुछ रिक्वेस्ट करके बैठाए तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब यहाँ से आगे देखो क्या कर सकते हैं। तो अब वहाँ जाने के बाद वहाँ पर होम क्वारंटाइन सोशल डिस्टेंस का आप लोग पालन करेंगे? करना ही पड़ेगा, करेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नहीं, गाँव में अगर पहुँच गए तो 100% करेंगे। हम लोग किसी तरह से घर पे पहुँच जाए बस। क्योंकि अभी भी भीड़ में आप तो थोड़ी इकट्ठा ही ये तो मजबूरी है सर, कहाँ जाएंगे कि धूप इतना है। अच्छा, सिद्धार्थनगर। कहाँ से आ रहे हो आप? मुंबई से। मुंबई से। मुंबई में क्या काम करते थे? गारमेंट में। गारमेंट में। पुणे से। तो मतलब कितने लोगों मैं तो अकेला हूँ। तो कब निकले? पैदल निकले थे? हाँ, तो एक जैसे सरकारें बोल रही कि आप अपनी जगह पे बने रहो, आपको राशन वगैरह सब वहीं मिला, तो आपको नहीं मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया ना, कुछ भी नहीं मिला, खाने पीने के लिए कुछ भी साधन नहीं। तो आप जिनके यहाँ काम कर रहे थे लेबर कॉन्ट्रैक्टर? अब माली करते हमाली करते थे। तो फिर आपको वहाँ पे कोई संगठन वगैरह कोई सेवाभावी संस्था कुछ किसी भी नहीं, 1.5 महीना हो गया था। नहीं क्या? और कहाँ जाना चाहते हैं अभी आप? हमें तो MP जाते। MP के कितने साल से काम कर रहे थे? वो होगा 9 महीना। तो यहाँ बिजासन बॉर्डर से पहुँचने को कितने दिन लगे थे? 5 दिन। तो यहाँ से कोई व्यवस्था भी? कुछ भी नहीं, अभी साधन ही नहीं है। 2 दिन हो गए यहाँ रुक।